पाकिस्तान के आईटी एक्सपोर्ट में बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और एक माह में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट देखी गई है। एक्सपोर्ट बढ़ रही है हमारी आईटी की, खुशाइन बात है। इसी हवाले से प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैयद अहमद, साबिक चेयरमैन पाशा, आईटी एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान की रवा माली साल के अख्ताम तक आईटी एक्सपोर्ट $3.5 अरब हो सकती हैं। $5 अरब का टारगेट रखा था। अगर हम ये अचीव कर लेते तो आज हम 7-8 अरब पे होते। तो इतनी सुस्त रवी क्यों हो रही है हमारी एक्सपोर्ट में, क्या वजूहत हैं? जी, एक तो मैं ये बात बताऊंगा कि पिछले साल का टारगेट $5 अरब का था और इस वक्त मेरे ख्याल में 9 महीने में 17% ग्रोथ है, जी जो कि मेरे ख्याल में पिछले 10 साल की आप एवरेज एक्सपोर्ट्स देखें आईटी की तो 20 से 25% ऑन एवरेज होती है। मेरे ख्याल में ये अभी भी काफ़ी अपने पोटेंशियल से कम है। बेशक कि ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ आपको नज़र आ रही है, मगर इस वक्त पोटेंशियल 100% ग्रोथ का है, यानी एक साल में 2 से 3 अरब डॉलर बढ़ाए जा सकते हैं। अगर आप इंडिया की बात करें तो इस वक्त 200 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट वो कर रहे हैं और हर 5 साल में उन्होंने अनाउंस किया कि 5 अरब डॉलर 20 अरब डॉलर हर साल बढ़ाएंगे अपनी एक्सपोर्ट। तो ये जो पाकिस्तान अपने पोटेंशियल से बहुत पीछे जा रहा है। मेरे ख्याल में एक खुशाइंद बात यह है कि गवर्नमेंट का फोकस इस पे काफ़ी ज़्यादा है। जी SIFC का भी उन्होंने क्रिएट की और काफ़ी प्रॉब्लम्स SIFC ने हल भी किए, मगर ज़रूरत इस वक्त स्ट्रेटेजी बनाने की है। और आपको जैसे पता है कि काफ़ी सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स थे। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का प्रोजेक्ट जो कि सक्सेसफुली चला नहीं सके अभी तक, वो मैं कहूँगा कि सक्सेसफुल नहीं हो सका। इसी तरह हम लोगों की स्किल डेवलपमेंट के हवाले से अभी तक तो कोई सक्सेसफुल प्रोग्राम लॉन्च नहीं कर सके। तो और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से भी बड़े मसाइल हैं बिजनेसेस के, जहां FBR, स्टेट बैंक और डिफरेंट इदारों से जी ताल्लुक़ बनता है। तो इस तरह के काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और अगर एक स्ट्रेटजी के तहत इसको अप्रोच किया जाए तो आपको याद होगा 2019-20 में 47% ग्रोथ थी और मैं ये समझता हूँ कि कम से कम 100% ग्रोथ पर ईयर हो सकती है। 100% ग्रोथ पर हम क्यों नहीं जा पा रहे? और अगर ये जो मसाइल जो आपने अभी बताए हैं इनको हम दूर क्यों नहीं कर पा रहे? जब स्टेट बैंक, FBR, SIFC एक ही पेज पर हैं तो फिर अब क्या ताखीर होने की वजह क्या है? जी, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग शॉर्ट टर्म क्विक विंस की तरफ के कोई चीज़ 2 महीने में 3 महीने में कर दें। मेरे ख्याल में लीडरशिप के लेवल पे इस वक्त हमें चाहिए कि हम लोग एक स्ट्रेटजी पे एग्री करें। इस मुल्क में कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ का बड़ा मसला है। इसको कहते हैं टू मैनी कुक्स। तो 10 डायरेक्शन से 10 डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ पे काम होता है। कोई फ्रीलांसर की तरफ भाग रहा होता है, कोई कोई इनोवेशन और स्टार्टअप्स की तरफ भाग रहा होता है, जी कोई। सो हमें इस वक्त एक मरबूत किस्म की स्ट्रेटजी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन एज अ व्हीकल, जैसा कि फ़िलीपींस ने, इंडिया ने, दूसरे ममालिक ने इसको बड़ा सक्सेसफुली यूज़ किया। हम लोग एक वन विंडो पॉलिसी के थ्रू स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन को फाल बना के ये एक स्ट्रेटजी के तहत अचीव कर सकते हैं। मगर उसके लिए ज़रूरी है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, उसके लिए ज़रूरी है एक ऐसी लीडरशिप जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी और विजन दे के उसकी तरफ लेके जा सके। इस वक्त मसला ये है कि हर 5 महीने 1 साल में कोई नए लीडर्स, नई डायरेक्शन, नए आइडियाज़, और हमारी जो हर 6 महीने 1 साल में पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं। और उसकी वजह से कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी ना होने की वजह से कोई भी जो प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं वो जी कंप्लीट नहीं हो पाते। तो हम जो ये देख रहे हैं गुज़िश्ता कई माह से कि करोड़ों डॉलर्स के आईटी के MOU साइंस हो रहे हैं, UAE से, कतर से, यूरोपियन कंट्रीज से। तो हम तो बड़े खुश होते हैं कि MOU साइंस हो रहे हैं। अब MOU तो साइंस हो गए तो उन पर इम्प्लीमेंट तो अब हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे सामने खड़ी हैं। जी, अनफॉर्चुनेटली हमारा जोर जो है वो MOUs पे और इन चीज़ों पे हमेशा से रहता है, मगर वो एग्जीक्यूशन में चीज़ें आके फेल हो जाती हैं। और ये चीज़ अभी तक पिछले अगर आप सालों में देखें तो एग्जीक्यूशन में ऑन द ग्राउंड चीज़ें नहीं नज़र आ सकी। कंपनियों के मसाइल, इवन दो फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे वो मनी रेमिटेंस की बात है, जहाँ पे गवर्नमेंट अभी तक क्लेम तो करती है कि कंपनीज बाहर फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी रेमिटेंस कर सकती है, बाहर पैसे लेके जा सकती हैं, मगर ऑन द ग्राउंड जब वो बैंकों में जाते हैं तो वो
उनको इतनी आसानी से ये नहीं कर पाते। इसी तरह से अगर आप स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स को देखें जी। तो बहुत अनाउंसमेंट हुई, मगर एक भी अभी कंपनी को वहाँ पे ऑफिस नहीं मिल सके। इसी तरह कोई टेक्नोलॉजी पार्क्स के कई सालों से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बिल्कुल। कोई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो सके। तो मेरे ख्याल में हमें अब ये न्यूज़ मेकिंग से और नारों से और इस तरह के एमओयू से बात आगे लेके जाने की ज़रूरत है, और ऑन द ग्राउंड कुछ करके दिखाने की ज़रूरत है। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि ये जितने इदारे हैं, SIFC, जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन, मिनिस्ट्री ऑफ IT, PSEB, जी। जितने इदारे हैं, ये इकट्ठे होके एक प्लेटफॉर्म के थ्रू एक स्ट्रेटेजी पे फोकस करें। और चाहे गवर्नमेंट चेंज हो, चाहे लोग चेंज हो, मगर वो पॉलिसी कंटिन्यूटी रहे और स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बना के उसको 5 साल के लिए उसके ऊपर स्टिक करें। तो मेरे ख्याल में अगर फिलीपींस जैसा मुल्क $30 अरब सिर्फ कॉल सेंटर से बना सकता है, पाकिस्तानी यूथ इस वक्त बहुत टैलेंटेड है। जी। और ये बगैर मौक़ों के भी आप देखते हैं कि वो फ्रीलांसिंग में दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गए। तो अगर इनको थोड़ी सी सपोर्ट मिले जी। तो इस वक्त पाकिस्तान आराम से $30 अरब के ऊपर ही पाकिस्तान को होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान की नेचुरल पोजीशनिंग है। और अभी सिर्फ हम 3 अरब पे बैठे हुए। अच्छा, ये बताएं अहमद साहब, ये भी कहा जाता है कि 3 अरब $3.5 अरब का जो फिगर है IT एक्सपोर्ट का, ये सिर्फ शो किया जाता है। असल में फिगर 5 अरब, 6 अरब, 7 अरब का होता है, उसको छुपा दिया जाता है कहीं वो टैक्स नेट में ना आ जाए, या कोई दूसरे मामला भी इसमें शामिल है, लॉन्ड्रिंग वगैरह के, मनी लॉन्ड्रिंग के। तो ये बात दुरुस्त है क्या? इस बात में हकीकत है? जी, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। इस वक्त बहुत बड़ा मसला है कि IT सेक्टर, हालांकि वो सेक्टर था जो कि निस्बतन पढ़ा लिखा सेक्टर और ज़्यादातर लीगल तरीके से काम करने वाला सेक्टर था, मगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी जिसमें इन्होंने फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्किंग को जिस तरह से प्रमोट कर किया, और उससे ये हुआ कि हमारे जो फॉर्मल सेक्टर की कंपनीज हैं वो कंपटिटिव नहीं रही, उनके मुलाजमीन पेरोल टैक्स नहीं देना चाहते। जी। तो इसलिए हमारे जो फॉर्मल कंपनी के मुलाजमीन भी फ्रीलांसर्स बन के टैक्स इवेजन के अंदर शामिल हो गए। अब कंपनियां भी मजबूर हैं कि रिमोट, जब वर्कर बाहर की कंपनियां यहाँ पे बगैर टैक्स के लोगों को हायर करती हैं, तो यहाँ की कंपनियां भी मजबूर होती हैं कि वो अपने लोगों को टैक्स के नेट से निकालें और इंटरनेशनल रेमिटेंस के थ्रू उनको पैसे भेजें। तो इस वजह से हमारी पूरी इंडस्ट्री ग्रे सेक्टर में जाती जा रही है। और इस हवाले से अभी तक कोई FBR या गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, बल्कि उल्टा उसकी पॉलिसीज़ ने इस तरह की ग्रे प्रैक्टिसेस को सपोर्ट किया अभी तक। और इस वजह से हमारी जो अच्छी कंपनियां हैं वो कंपेटिटिवनेस लूज़ कर रही हैं, और अच्छी कंपनियों के बजाय जो अनस्ट्रक्चर्ड, जिसको इनफॉर्मल मार्केट जी। कहते हैं, वो बढ़ गया। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि काफ़ी सारा पैसा जो है रेमिटेंस के ज़रिए या और तरीक़ों से आता है, और काफ़ी सारा पैसा बाहर पार्क कर दिया जाता है, जिससे पाकिस्तानी इकॉनमी को लॉस होता है। और 30 से 40 मिलियन डॉलर का पेरोल टैक्स की चोरी भी हो रही है, जो कि मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत इस मसले की ग्रेविटी को समझ नहीं पा रही, और वो इसके हवाले से बल्कि पॉलिसीज़ ऐसी बन रही हैं जो इसमें और इस मसले को कॉम्प्लिकेट कर रही है। आप पाशा के साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो इस दफ़ा आप क्या कहते हैं कि पाशा का किरदार कैसा है IT एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इंडस्ट्री एसोसिएशंस को जो है वो स्ट्रॉन्ग वॉइस लेके चलना चाहिए, जी। और उनको जो मसले मसाइल हैं उनको सामने लेके आना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना, हमें फ़ोटो ऑप्स और MOUs और इस तरह की जो मार्केटिंग से बढ़ के जी। ऑन द ग्राउंड अगर काम ठीक जहाँ नहीं हो रहा वहाँ पे पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मगर अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इस वक्त फोकस जो है वो ज़रा ऑप्टिक्स पे ज़्यादा है, और जो ऑन द ग्राउंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है उस पर फोकस कम है।